नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण तोमर मैथ क्लासेज में। आज हम लोग काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रायिकता का पार्ट नंबर 2। जैसा कि पीछे आप सभी लोग प्रायिकता के पार्ट नंबर 1 में प्रायिकता के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रायिकता के अंतर्गत हमने प्राकृतिक जो घटनाएं हुई थी, जो प्रायिकता में 5 घटनाएं हुई थी और प्रायिकता कैसे निकाली जाती है उसका फॉर्मूला, और उसके अंतर्गत हमने बताया था कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है और प्रतिदर्श समष्टि के जो अवयव होते हैं उनका प्रायिकता में यूज कैसे होता है। तो आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रायिकता में कार्तीय गुणन क्या होता है, प्रायिकता के अंतर्गत कार्तीय गुणन क्या होता है। तो बिना कुछ देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि कार्तीय गुणन क्या होता है। और पीछे की वीडियो में बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला बच्चों का कि प्रायिकता अच्छी क्लियर हो रही है, और हमने जैसा कि पीछे बताया था कि अगर अच्छा क्लियर हो रहा है तो स्टार के द्वारा या फिर हार्ट के द्वारा भेजें, अगर पूरा वीडियो क्लियर हुआ है तो आगे भी टॉपिक अच्छा क्लियर होगा। और आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे प्रायिकता के कि किस प्रकार से अलग अलग प्रश्नों की प्रायिकता निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे आज हम बताने वाले टॉपिक कार्तीय गुणन क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी घटना होती है, प्रायिकता में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या है, घटना। तो घटना अगर कोई भी हो रही है और घटना अगर एक सिंपल है, जैसे हमने कहा था सबसे पहला पॉइंट था सरल घटना जिसमें आसानी से अवयव प्राप्त होते या फिर सरल अवयव होते। जैसे हम कहें यहाँ पे कि अगर कोई घटना हमने लिख दी, घटना क्या है, घटना है एक सिक्का एक बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। अब प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, हमने कहा था किसी घटना से प्राप्त सभी अवयवों का जो समुच्चय होता है उसे हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। अब जैसा कि सबको पता है कि सिक्के में दो साइड, पीछे हम बता चुके सिक्के में दो साइड होते हैं, कौन कौन से, या फिर सबको पता ही होगा, हेड और टेल। तो दो अवयव मिले हुए हेड कॉमा टेल, इनको हमने मझले कोष्टक में समुच्चय के अंदर लिखा है। अब यहाँ एक सिंपल इवेंट है कि हमने एक सिक्का उछाला, लेकिन अगर हम यहीं पे कह दें कि एक सिक्के को दो बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। अब बात करते हैं कि अगर हमने सिक्के को दो बार उछाला है, फर्स्ट टाइम पे हमने जब सिक्के को उछाला है तो वहां पे हमें दो अवयव प्राप्त हुए हैं, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है, 2 है, मतलब सैंपल स्पेस में कितने अवयव हैं, दो अवयव हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सिक्के को एक बार उछालने पर 2 की पावर 1 अवयव मिले, मतलब केवल 2 अवयव मिले। अब बात करते हैं कि अगर हमने एक सिक्के को दो बार उछाला तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है कि पहली बार जब सिक्के को उछाला गया है तो दो अवयव मिल सकते हैं, हेड और टेल। लेकिन जब हमने सिक्के को दूसरी बार उछाला है तो फिर से हमें दो अवयव मिलेंगे, हेड और टेल। तो अब इनका हम टोटल जो प्रतिदर्श समष्टि वो कैसे निकाले, तो इनका हमें करना पड़ेगा कार्तीय गुणन। क्या करना पड़ेगा, कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन क्या कहता है ये चीज समझनी है कि कार्तीय गुणन के द्वारा अगर कभी भी हमें दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करना है तो ये देखना कार्तीय गुणन में कितने अवयव हैं। जैसा यहाँ कार्तीय गुणन करने के लिए समुच्चय में दो अवयव हैं और यहाँ भी दो अवयव है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले अवयव का पूरे दूसरे वाले समुच्चय में कार्तीय गुणन, जैसे समुच्चय का चिन्ह लगाया, हेड का पहले कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करेंगे हेड में, मतलब पहले हेड का कार्तीय गुणन हेड में, मतलब एच एच। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, मतलब आगे कुछ यहाँ बड़ी बात नहीं, केवल हेड का हेड में तो एच एच, हेड का टेल में तो एच टी, टेल का हेड में तो टी एच, और टेल का टेल में तो हो गया टी टी। अब यहाँ समझना ये है कि इस प्रतिदर्श समष्टि में अवयव कितने आए हैं, 4, और 4 का मतलब है 2 की पावर 2। अब जैसा पीछे हमने पढ़ा कि एक सिक्का एक बार उछालने पर कितने अवयव मिले थे, 2 की पावर 1। अब अगर हमने सिक्के को दो बार उछाला तो अवयव कितने हो गए, 2 की पावर 2। मतलब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि बहुत सारे अवयव भी अगर आ रहे हैं तो ध्यान देना है कि सिक्का जितनी बार उछाला जाएगा 2 के ऊपर उतनी ही पावर लगा देंगे, अवयव हमारे निकल आएंगे इसके अंदर, प्रतिदर्श समष्टि के अंदर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे दो समुच्चय थे तो 2 का गुणा हमने कर लिया, अगर 3 समुच्चय हो गए तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे एक सिक्के को एक
सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। उम्मीद है सभी को कार्तीय गुणन क्लियर हो रहा होगा। हम लोग कार्तीय गुणन कैसे करेंगे तो ये चीज समझनी यहाँ पे कि जब सिक्के को हमने एक बार उछाला तो 2 अवयव मिले, लेकिन जब सिक्के को हमने 2 बार उछाला तो पहले सिक्के पे भी हेड और टेल आएगा और दूसरे पर भी क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। तो उनका जो हमने कार्तीय गुणन किया तो कार्तीय गुणन में अवयव कितने आए, 4, और 4 किसका वर्ग है, 2 का, मतलब 2 की पावर 2। तो मतलब सिक्के में जो आधार है वो कितना हो गया, 2। और जैसे जैसे हम सिक्के को उछालेंगे, जितनी बार उछालेंगे 2 के ऊपर उतनी ही पावर लगाएंगे। अगर सिक्का 1 बार उछालेंगे तो 2 के ऊपर 1 पावर, सिक्का 2 बार उछालेंगे 2 के ऊपर 2 पावर, और अगर सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं तो पहले से ही पता है कि यहाँ 2 की पावर 3 मतलब 8 अवयव, 2 दूनी 4 दूनी 8 अवयव मिलेंगे हमें अगर सिक्के को हम 3 बार उछालें। लेकिन ये 8 अवयव हैं कौन से 3 बार उछालने पर, ये समझना है। तो हमने कहा अब की बार सिक्के को उछालते हैं 3 बार। अगर सिक्के को 3 बार उछाला है तो पहली बार में भी हेड और टेल, दूसरी बार में भी हेड और टेल, और तीसरी बार में भी क्या मिलेगा, हेड और टेल, क्योंकि सिक्के में 2 के अलावा कोई भी साइड नहीं होता है। तो केवल यहाँ पे 3 बार हमने हेड टेल और हेड टेल लिख लिया है। अब समझना ये है कि हमने इनमें 2 का मल्टीप्लाई पहले कर लिया था। 2 का मल्टीप्लाई पहले मतलब इन 2 का या फिर इन 2 का हम पहले मान निकाल चुके कि अगर 2 बार हम कार्तीय गुणन करते हैं तो हमें पहले से ही पता है कि पहले वाले को हम हेड टेल लिख लेते हैं ऐसे ही, और इन 2 का हम पहले निकाल चुके हैं क्या, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो यहाँ पे समझना ये है कि 2 बार का अगर हम निकाल चुके तो 3 बार का भी निकालना आसान होगा। अब समझते हैं कि तीसरी बार का जो आएगा वो कैसे आएगा। तो समझे, इसमें अवयव है 2, अगर 2 अवयव यहाँ हैं तो इन दोनों अवयवों का गुणा हम इस 4 वाले अवयव में करेंगे। तो कैसे, पहले हेड का गुणा सब में होगा, लेकिन ये गुणा नहीं चल रहा है, कार्तीय गुणन चल रहा है। तो कार्तीय गुणन में कोई यहाँ पहाड़े नहीं पढ़ने या फिर ना ही हमें गुणा करना है, केवल अवयवों को साथ साथ लिख देना है। तो पहले करते हैं हेड का गुणा, हेड में तो ये हो जाएगा हेड हेड हेड। तो हेड कितनी बार हो गया, 3 बार। फिर हेड का गुणा इसमें करेंगे तो हेड और हेड 2 बार हो गया और टेल 1 बार आ गया। फिर हेड का गुणा इसमें करेंगे तो पहले हेड आएगा, फिर टेल और फिर हेड। फिर हेड का गुणा करेंगे हम लोग टेल में तो हो जाएगा एच टी टी। तो ये 4 अवयव मिल चुके हैं। अभी एक का केवल कार्तीय गुणन किया, दूसरे का बाकी है अभी। अब करते हैं हम लोग टेल का। तो टेल का कार्तीय गुणन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर अगर हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा टी टी एच, फिर गुणा करेंगे तो टी टी टी। मतलब इस प्रकार यहाँ पे कुल अवयव कितने हो गए, 8। तो कार्तीय गुणन कैसे करना ये सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से कि कार्तीय गुणन क्या होता है। और अगर कार्तीय गुणन क्लियर नहीं होता है तो आगे चल के क्वेश्चन में समस्या हो सकती है। इसलिए अगर नहीं क्लियर हो रहा तो कमेंट में बताएं सभी लोग कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जिन्हें प्रायिकता की समस्या है वो इसे क्लियर कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे अपने साथ जुड़ सकें। और जितने भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हैं उन सभी की अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो सभी पहले इतना नोट करें, फिर बताते हैं। ये सिक्के के बारे में बताया है, अब बताएंगे पासे के बारे में। तो उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा कि अगर सिक्के को 1 बार उछालेंगे 2 की पावर 1 अवयव, 2 बार उछालने पर 2 की पावर 2 अवयव, 3 बार उछालने पर 2 की पावर 3 अवयव, और अगर सिक्के को हम 100 बार उछाले तो 2 की पावर 100 अवयव। तो यहाँ एक फार्मूला बन जाता है अपना। फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। फार्मूला क्या बनता है कि एक सिक्के को n बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि में अवयव
और ये अवयव कितने होंगे, हम कहेंगे कि सिक्का उछालने पर 2 आधार होगा और सिक्के को हमने कितनी बार उछाला, n बार। हमने अभी भी कहा एक बार उछालने पर 1 पावर, 2 बार में 2 पावर, 100 बार में 100 पावर, तो n बार में n पावर, मतलब सिक्के को जितनी बार उछालोगे 2 की पावर उतनी ही लगाएंगे, उतने ही क्या होंगे, अवयव। तो उम्मीद है सभी को टॉपिक कार्तीय गुणन का क्लियर हो रहा होगा अच्छी तरीके से, सभी लोग नोट करिए। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ाएंगे और पासे के बारे में पढ़ेंगे कि पासे में हम प्रतिदर्श समष्टि के अवयव किस प्रकार से निकाले, उसमें कार्तीय गुणन का प्रयोग किस प्रकार से करें। अब आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पासा अर्थात डाइस। डाइस में प्रायिकता का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सभी ने पासा देखा होगा, लूडो में जो पासा होता है, पासे के होते हैं 6 फलक। पासे में होते हैं कितने फलक भी, 6 फलक होते हैं, मतलब 6 फेज होते हैं पासे में। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि पासे में 6 फेज, शायद सभी को पता होंगे कि 6 फेज कौन कौन से होते हैं, समझे सभी लोग यहाँ पे कि सबसे पहली बात, पासे में ये 6 फलक होते हैं जो सबने पढ़े होंगे कि पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं, मतलब ये घन के टाइप का होता है, क्यूब के टाइप का होता है। यहाँ पे बात आई कि पासे में प्रायिकता का यूज कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। अब समझे सभी यहाँ पे कि पासा फेंकने पर कुल मिलाकर हमें अवयव मिलते हैं 6। कहां तक की, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस टाइप से कुल मिलाकर हमें यहां मिलते हैं 6 अवयव पासे को एक बार फेंकने पर। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस में या प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव हो गए, 6। NS का मतलब है प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी है, 6। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक बार फेंकने पर अवयव कितने आए, 6 की पावर 1। अब पीछे सभी ने पढ़ा था कि सिक्के में आधार कितना था, 2। अगर सिक्का एक बार फेंकेंगे तो 2 की पावर 1, 2 बार फेंकने पर 2 की पावर 2। वैसे ही पासे में आधार क्या है, 6, क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं। अब बात समझते हैं यहाँ पे कि पासे को 2 बार अगर फेंका जाए, 2 बार फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि, 2 बार फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि। सभी लोग बहुत ध्यान से समझे यहाँ पे कि अगर हमने पासे को 2 बार फेंका है तो उसमें प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, देखें ध्यान से। यहाँ पे बात ये आई कि एक पासा फेंकने पर 1 2 3 4 5 और 6 अवयव मिलते हैं। दूसरा पासा फेंकने पर फिर से वही अंक मिलेंगे, 1 से लेकर कहां तक के, 6 तक के। तो प्रश्न ये है कि इनका अगर हमें कुल प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है, मतलब कुल अवयव निकालने हैं, तो इन दोनों का हम करेंगे कार्तीय गुणन, जैसा कि हमने सिक्के में किया था। लेकिन हमने पहले बताया कि इनमें गुणा नहीं होगा, इनमें केवल अवयवों को क्रमित युग्म मतलब क्रम में लिखा जाएगा। कैसे समझते हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मझला कोष्ठक। अब यहाँ पे 6 अवयव हैं, तो 1 का कार्तीय गुणन इन सभी अवयवों में होगा, मतलब 6 अवयवों में होगा। तो 1 का कार्तीय गुणन 1 में, तो 1 एकम 1 नहीं, 1, 1 ब्रैकेट के अंदर। फिर 1 का कार्तीय गुणन 2 में, तो 1, 2 ब्रैकेट के अंदर। इनका गुणा नहीं हो रहा है, केवल क्रमित युग्म, मतलब हम इनका जोड़ा बना रहे हैं एक छोटे ब्रैकेट के अंदर, मतलब बिंदु रूप में। अब 1 का हम करेंगे 3 में, तो 1, 3। फिर 1 का हम लोग करेंगे 4 में, 1, 4। फिर 1 का करेंगे 5 में, 1, 5, और ऐसे ही 1, 6। तो उम्मीद है सभी को पहला क्लियर हो रहा होगा कि हमने 1 का कार्तीय गुणन सभी 6 अवयवों में किया है। तो कुल मिलाकर हमें 1 2 3 4 5 और 6 क्रमित मिले हैं। कोई भी ये ना समझे कि ये 12 अवयव है, 12 नहीं 6, क्योंकि इस एक ब्रैकेट का मतलब एक अवयव है। अब बात करते हैं कि 1 का जब कार्तीय गुणन हो गया तो हम 2 का करेंगे, तो 2 का कार्तीय गुणन 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2, 1।
फिर 2 का कार्तीय गुणन करेंगे 2 में तो 2 कामा 2, ऐसे ही 2 का कार्तीय गुणन 3 में तो 2 कामा 3, फिर 2 का कार्तीय गुणन 4 में तो 2 कामा 4, ऐसे ही 2 कामा 5 और 2 कामा 6। तो हमने अब 2 का भी कार्तीय गुणन कर लिया है। अब हर एक अवयव का 6 बार कार्तीय गुणन होगा, मतलब 3 का, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5 और 3 कॉमा 6, और ऐसे ही हम सभी का गुणा करेंगे, सभी का कार्तीय गुणन करेंगे, लेकिन उन्हें हम लिखेंगे क्रमित युग्म के अंदर। अब ये क्रमित युग्म क्या चीज है? तो क्रमित युग्म का अर्थ सभी लोग ध्यान रखें, क्रमित युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, मतलब a कॉमा b, अगर छोटे ब्रैकेट में 2 नंबर लिखे हैं कॉमा लगाकर तो वो क्या होता है? क्रमित युग्म। अब यहाँ पे बात आई कि क्रमित युग्म में क्रम का बहुत महत्व है। अगर a कॉमा b लिखा है तो अलग बात हो गई, और अगर b कॉमा a लिखा है तो अलग बात हो गई। मतलब कभी भी a कॉमा b जो है वो b कॉमा a के बराबर नहीं हो सकता, मतलब a कॉमा b कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? b कॉमा a के। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर 1 कॉमा 2 लिखा है और 1 कामा 2 का हम उल्टा कर दे, लिख दे 2 कामा 1, तो दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि क्रमित युग्म में किसका महत्व होता है? क्रम का महत्व होता है। अब बात समझ में आ रही होगी सभी को कि कैसे बनाना है। अब बात करते हैं 4 के हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 4, 4 कामा 5 और 4 कामा 6। तो ये हो गया हमारा 4 का कार्तीय गुणन। अब बात करते हैं 5 की। तो ऐसे ही 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 4, 5 कामा 5 और 5 कामा 6, और आखिरी लाइन में हम लोग बात करेंगे किसकी? 6 की। तो 6 से हम लोग 6 कामा 1, 6 कामा 2, 6 कामा 3, 6 कामा 4 और ऐसे ही 6 कामा 5 और 6 कामा 6। तो अब दिख रहा होगा यहाँ पे कि कुल मिलाकर हमारे पास अवयव आए हैं 36, और 36 अवयव जो आए हुए हैं, मतलब 6 अवयवों का कार्तीय गुणन अगर 6 अवयवों में किया जाता है तो वहां पे कुल अवयव आते 36, और 36 होता है 6 की पावर 2। तो यहाँ देखा कि जब पासे को हमने एक बार फेंका तो 6 की पावर कितने अवयव आए? 1 अवयव। जब पासे को हमने 2 बार फेंका तो 6 की पावर कितने अवयव आए? 6 की पावर 2 अवयव। और ऐसे ही अगर हम कह दें कि 3 बार, अगर हम कह दें यहाँ पे कि 3 बार फेंकने पर, किसको? पासे को। अगर हम कह दें कि पासे को 3 बार फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि, तो ये समझे कि जब संख्याएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो हम उनको लिखते नहीं, समझ लेते हैं कि 3 बार फेंका है तो 6 की पावर कितनी होगी? 3, क्योंकि अभी 2 बार फेंकने पे 6 की पावर 2 आई है। तो यहाँ पे कुल अवयव हो गए 6 गुणा 6 गुणा 6, 216। अब 216 अवयव कॉपी पे तो नहीं आ पाएंगे, तो उनको लिखना नहीं, बस ध्यान रखना है कि कुल अवयव कितने हैं? 216 अवयव आते हैं, जहां 6 की पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। इतनी बात उम्मीद है सभी को क्लियर हो रही होगी कि पासे में कार्तीय गुणन का यूज कैसे होता है, और सभी को कार्तीय गुणन भी समझ में आ रहा हो। कार्तीय गुणन करते समय हमें केवल क्रमित युग्म बनाने होते हैं। अब प्रश्न अगर आए कि हेड टेल वाले में क्रमित युग्म क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वहां पे बीजीय अंक लिखे हुए हैं, तो उनको हम साथ साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन इन अंकों को अगर साथ साथ लिखेंगे इनका अलग ही अर्थ होगा। जैसे हम लिख दें 1 1 तो 11 हो जाएगा, इसलिए इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं 1 कामा 1, इसीलिए यहाँ पे क्रमित युग्म का प्रयोग करते हैं। और क्रमित युग्म में क्रम का बहुत ही महत्व होता है, क्रम बदलने से कभी भी एक जैसे आंसर नहीं आते हैं। तो सभी लोग नोट करें इतना। और यहाँ पे एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग, ये यहाँ पे बनाते हैं फॉर्मूला अपना, और उसको याद कर लें अच्छे से कि एक पासे को अगर हम कह दें एक पासे को 100 बार फेंका, तो 100 बार फेंकने पर 6 की पावर कितनी होगी? 100। अगर कहें 50 बार, 6 की पावर 50, 10 बार 6 की पावर 10, क्योंकि यहाँ पे पासे का आधार कितना है? 6। तो एक पासे को n बार फेंकने पर जो अवयव आते हैं या जो प्रतिदर्श समष्टि में अवयव आते हैं वो 6 की पावर कितनी होंगी? n, क्योंकि इसका पासे का आधार कितना है? 6। उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग कैसे कार्तीय गुणन से पासे में और सिक्कों में प्रतिदर्श समष्टि के अवयव निकालते हैं। अगर इतना क्लियर हो रहा है तो सभी लोग 5-5 स्टार भेजें, और अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो दोबारा क्लियर किया जाएगा। कम क्लियर हो रहा है उसके लिए 3 स्टार बनाएं।
जैसा कि पीछे वीडियो हमने बताया था वहां पे। तो सभी लोग नोट करें और अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहे ताकि अधिक से अधिक बच्चे प्रायिकता का टॉपिक क्लियर कर सके। नोट करें सभी लोग। अब आगे हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि यदि समुच्चय ए कोई दिया है, समुच्चय सभी को पता है समुच्चय मझले कोष्ठक के भीतर लिखा होता है और शब्दों या जो अंक लिखे होते हैं उनके बीच में कॉमा लगा होता है। तो अगर हमें दो समुच्चय पता है, कौन कौन से, यदि समुच्चय ए में अवयव कितने हैं यन और समुच्चय बी में अवयव कितने हैं यम, तो ए क्रॉस बी मतलब ए और बी के कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे, तो हम लोग कहेंगे यम गुणा यन। अभी यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा कम क्लियर हो रहा होगा, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर करते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा कि हमारे पास कोई समुच्चय दिया, यदि ए बराबर एक समुच्चय है 1, 2, 3, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस समुच्चय में कुल मिलाकर 3 अवयव है, 1, 2, 3, और दूसरा समुच्चय है यहाँ पे a, b, तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे कितने अवयव हैं 2। तो हम लोग बिना सॉल्व किए ही बता सकते हैं, कि a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे। तो हम कहेंगे कि a में कितने अवयव हैं 3, तो 3 लिख लेंगे, और b में कितने अवयव हैं 2, तो 2 लिखेंगे, और 3 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6। मतलब अगर किसी भी कार्तीय गुणन में अवयव निकालने हैं तो समुच्चयों के अवयवों का आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, जिससे अवयवों की संख्या आसानी से निकल जाएगी। लेकिन अगर इसमें पूछ दिया जाए कि a क्रॉस b ही निकाल के दिखाएं, मतलब a और b का क्रॉस करके बताएं, तो देखो ऐसे करेंगे, a का होगा 1, 2, 3, क्रॉस में आएगा a, b, क्रॉस में क्या आएगा a, b। अब समझे ये यहाँ पे कि अगर हम 1, 2, 3 का कार्तीय गुणन करते a, b में, तो यहाँ पे पहले 1 का करेंगे a के साथ तो बनेगा 1, a, फिर 1 का करेंगे b के साथ तो बनेगा 1, b। मतलब हमने 1 का कार्तीय गुणन दोनों अवयवों कर लिया है। अब क्या कहेंगे यहाँ पे कि अगर हम 2 का कार्तीय गुणन करते हैं a में तो 2, a, और 2 का करते हैं b में तो 2, b, और ऐसे ही हम अगर 3 का कार्तीय गुणन करते हैं a और b में तो बनेगा 3, a और 3, b। तो इस टाइप से कुल मिलाकर कितने अवयव आ रहे हैं 6 अवयव आ रहे हैं। तो उम्मीद है सभी को कार्तीय गुणन क्लियर हो रहा होगा कि कार्तीय गुणन कैसे करते हैं। अब आगे एक एग्जांपल और समझे, जब तक कि टॉपिक क्लियर ना हो जाए तब तक हम करवाते रहेंगे कार्तीय गुणन, और उसके बाद में प्रायिकता की हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली, हो सकता है 40 या 50 मिनट की हो, तो यहाँ पे बहुत धैर्य के साथ आराम से सीखते रहें। अगर क्लियर हो रहा हो तो वीडियो को शेयर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि समुच्चय में अवयव लिखे 3, 4, केवल 2 अवयव लिखे हैं, और दूसरे समुच्चय में हमने अवयव यहाँ पे लिख दिए हैं 1, 2, 3, 5। अब ये अवयव यहाँ पे हमने लिख दिए हैं कि पहले समुच्चय में 2 अवयव है और दूसरे समुच्चय में कितने अवयव आ रहे हैं 4 अवयव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a और b का हम करेंगे क्रॉस, a और b का हम लोग क्या करेंगे क्रॉस। अब देख बिना देखे भी हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे a क्रॉस b में कितने अवयव हैं। तो हमने कहा ये बताओ समुच्चय a में कितने अवयव हैं 2, और समुच्चय b में कितने अवयव हैं 4। तो अगर हम 2 का गुणा 4 में करें तो हमें पता है कि इसमें आगे चलकर a क्रॉस b में कितने अवयव आएंगे 8। लेकिन हमसे अगर पूछा जाए कि a क्रॉस b के अवयव निकालो, तो हम लोग करेंगे कार्तीय गुणन, 3, 4 का कार्तीय गुणन करेंगे हम लोग किसमें 1, 2, 3, 5 में। और एक बात ध्यान रखें, ये वीडियो सभी क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि प्रायिकता का टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है, हर क्लास में आता है, 9th में भी, और 8th क्लास से स्टार्ट होता है, 8th से लेकर 12th क्लास तक ये चलता है। और किसी भी क्लास में बस लेवल अलग अलग होता है कि 9th में थोड़ा कम है, 10th में कुछ थोड़ा बढ़ेगा, और फर्स्ट ईयर और 12th में जाके ये बहुत ही ब्रॉड चैप्टर बन जाता है। तो ये सीखे कि अगर बेसिक से क्लियर होगा तो आगे चलकर 12th या फर्स्ट ईयर में भी कोई समस्या नहीं होगी। तो ध्यान से बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि आगे चलकर ये 12th और 11th क्लास में 10 नंबर का टॉपिक होता है, तो अच्छे से तैयार करें ताकि अभी से समस्या ना हो। अब अगर ये सोच के चलते हैं
कि 9th में नहीं पढ़ेंगे 10th में पढ़ लेंगे तो आगे चल के टॉपिक बहुत ही कमजोर हो जाएगा। तो ध्यान से अच्छे से तैयार करें ताकि आगे समस्या ना। अब गुणा करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले 3 का हम करेंगे 1 में, तो बनेगा 3,1। फिर 3 का करेंगे 2 में तो बनेगा 3,2। फिर 3 का करेंगे 3 में तो बनेगा 3,3। और फिर करेंगे 3 का हम 5 में तो बनेगा 3,5। तो ये पहले का हमने कार्तीय गुणन कर लिया। अब ऐसे ही दूसरे का 4 का करते हैं तो बनेगा 4,1। फिर 4,2, 4,3 और 4,5। तो इस टाइप से कुल मिलाकर जो अवयव आए हुए हैं वो कितने आए हुए हैं? 8 अवयव आए हैं। तो इस टाइप से हम कार्तीय गुणन के अवयव निकाल सकते हैं। उम्मीद है सभी को कार्तीय गुणन अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में है, इसका उत्तर सभी लोग कमेंट में दें, लिख के बताएं और किस प्रकार से ये किया है ये भी बताएं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दे दिया है, सभी लोग इसका कमेंट में आंसर दें। ये लिखा हमने A, B, C पहला समुच्चय है और दूसरा है 1,2 या फिर हम थोड़े से अवयव बढ़ा देते हैं इसमें 1,3,5 तीन अवयव। तो सभी लोग बताएं कि A क्रॉस B में कितने अवयव आएंगे और कौन कौन से अवयव आएंगे, इन्हें कमेंट में बताएं। अच्छे से क्लियर करें टॉपिक। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताया करें कि यहाँ पे समस्या आ रही, टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, सपोर्ट करते रहें ताकि अधिक से अधिक बच्चे अपने साथ जुड़ सकें और अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए लाते रहें यहाँ पे। तो सभी लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे हम लोग प्रायिकता के क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पहला लेकर आए हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब समझना ये है कि हमने एक ही प्रश्न में 3 घटनाओं को जोड़ा है ताकि प्रायिकता को अच्छे से क्लियर कर सके। अब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कह रहा है निम्न घटनाओं की प्रायिकता, और घटनाएं क्या क्या दी हैं। पहली घटना ई है, इसमें लिखा है 2 हेड आने की घटना, मतलब इस घटना में हेड कितने आए हैं? 2 आए हैं। दूसरी घटना क्या दी है? 3 टेल आने की घटना, मतलब दूसरी घटना में कितने टेल आ रहे हैं? 3। और तीसरी घटना है जी, जिसमें लिखा हुआ 1 हेड व 2 टेल आने की घटना। तीनों ही घटनाएं अलग अलग लिखी हुई हैं, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट था हमने अभी पीछे क्या पढ़ा? कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन का बहुत ही यूज है यहाँ पे। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, सभी ने पीछे पढ़ा था और क्लियर कर चुके हैं। तो अपना सब लोग लिख भी सकते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 8 अवयव मिलते हैं, जो क्या थे हम लिखते हैं यहाँ पे हेड हेड हेड, ये लिखा गया था हमारा यहाँ पे। उसके बाद में हेड हेड टेल, उसके बाद में हेड टेल हेड, और उसके बाद में हमने क्या लिखा था? हेड टेल टेल, ये लिखा हुआ था हमारा। 4 अवयव ये थे और बाकी के 4 अवयव क्या थे वो भी देखें कि टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, उसके बाद टेल टेल हेड, और उसके बाद में टेल टेल टेल। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर अवयव कितने आए थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके अंदर कहीं कहीं पे 3 जगह टेल है, कहीं कहीं पे तीनों हेड है, कहीं पे 2 हेड 1 टेल और कहीं कहीं पे 2 टेल और 1 हेड आ रहा है। अब समझे, यहाँ पे एक एक करके हम घटनाएं लिखते हैं कि पहली घटना क्या है। पहली घटना है ई, जिसमें लिखा है 2 हेड आने की घटना। अब इन 8 अवयवों में से ऐसे अवयव चुने जिनमें 2 हेड आ रहे हैं। जैसे पहले वाले में 3 हेड आ रहे हैं, तो पहले वाले में अगर 3 हेड आ रहे हैं तो इसमें 2 भी आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन उसने बोला कि 2 हेड आने की घटना, मतलब हम केवल 2 ही वाला लिखेंगे। तो 2 वाला ये रहा हेड हेड टेल, मतलब हेड हेड और टेल, ये एक अवयव हो गया। फिर दूसरे वाले में लिखा हेड टेल हेड, तो यहाँ भी कितने हेड है? 2, ये भी लिख लेंगे। उसके बाद में हेड टेल टेल, इसमें तो केवल कितना आ रहा है? 1 हेड आ रहा है, जबकि हमें कितने चाहिए? 2। आगे हेड टेल हेड हेड, तो लिख लेंगे इसको हम टेल हेड हेड, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है हमारे पास कितने अवयव आ रहे हैं भाई? इसमें 2 हेड आ रहे हैं। आगे आ रहा है टेल हेड टेल, यहाँ केवल 1 हेड है। टेल टेल हेड, यहाँ पे केवल 1 हेड है, मतलब हमें 2 हेड वाले केवल कितने अवयव मिले हैं? 3। तो एन ई का मतलब है कि ई वाली जो घटना है उसमें कितने अवयव मिले हमें? 3। और प्रतिदर्श समष्टि में हम कहे तो एन यस में कितने अवयव हैं? 8, क्योंकि टोटल अवयव प्रतिदर्श समष्टि में कितने आए हैं? 8 आए।
तो उम्मीद है सभी को पहली घटना क्लियर हो रही होगी कि दो हेड आने की घटना थी। अब अगर हमसे कहा जाए कि पीई निकालें, पीई का मतलब है घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता। तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था हमने कि अनुकूल अवयव बटे में कुल अवयव। जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। तो अनुकूल अवयव कितने आ रहे हैं यहाँ पे, घटना ई में कितने अवयव हैं, 3, और घटना जो अपनी ई है उसका जो प्रतिदर्श समष्टि उसमें कितने अवयव हैं, 8। तो यहाँ पे घटना ई की प्रायिकता कितनी होगी, 3/8। उम्मीद है सभी को प्रायिकता क्लियर हो रही होगी। अब बात करते हैं घटना एफ की हम लोग। तो यहाँ पे बात आई कि घटना एफ जो आ रही है, यफ में क्या बात है, क्या कथन कहा गया, 3 टेल आने की घटना। तो इस पूरे प्रतिदर्श समष्टि में केवल एक ही अवयव ऐसा है जिसमें तीनों टेल हैं, इसको हम लिख लेंगे टेल टेल टेल। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यफ में कितने अवयव हैं, तो एन एफ का मतलब हो जाएगा 1, क्योंकि केवल एक ही अवयव आया है। तो अगर हमसे कहा जाए कि पी एफ निकालें, तो पी एफ का मतलब होगा अनुकूल बटे में कुल। अनुकूल में क्या है, एन एफ, और कुल में क्या है, एन एस। तो एफ के अवयव कितने हैं, 1, और एस के अवयव कितने हैं, 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1/8। उम्मीद है सभी को ये क्लियर हो रहा होगा कि पी एफ की जो प्रायिकता, मतलब एफ की जो प्रायिकता वो कितनी होगी, 1/8। अब बात करते हैं हम लोग जी घटना की। तो जी घटना क्या है उसे ध्यान से सुने कि एक हेड और 2 टेल, एक हेड और 2 टेल। अब समझे यहाँ पे कितने हेड है, 3, हमें कितना चाहिए, 1, ये नहीं रहेगा। यहाँ 2 हेड, यहाँ भी 2 हेड, और यहाँ पे 1 हेड और 2 टेल जो कि हमें चाहिए। तो 1 हेड 2 टेल। उसके बाद यहाँ पे 1 टेल 2 हेड, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 टेल 1 हेड, मतलब TST लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ 2 टेल और 1 हेड, मतलब TTS लिख लेंगे। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे इस घटना के अवयवों को लिख लिया है। कितने अवयव आ गए, अभी 3 आ गए। अब इसके बाद देखते हैं कि जी में कितने अवयव आए हैं, 3। तो अगर हमसे कहा जाए पीजी, पीजी का मतलब क्या है, घटना जी की प्रायिकता। तो लिखेंगे एन जी, मतलब जी के अनुकूल अवयव बटे में कुल अवयव एन एस। तो एन जी का मान कितना है, 3, और एन एस का मान कितना है, 8। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे घटनाओं की प्रायिकता निकाल सकते हैं। समझना ये है कि पहले प्रतिदर्श समष्टि के अवयव पता होने चाहिए, और उसके बाद में हमें घटनाओं के अवयव देखने हैं। घटनाओं के अवयव उनके कथन के आधार पे देखने हैं। ऐसा नहीं कि बिना देखे ही केवल अवयव लिख लिए हैं। घटनाओं के कथन को पढ़ना है, उसके बाद अवयव लिखने और अवयवों की संख्या लिखनी है, और जो संख्या उनकी आ रही है उसमें कुल नंबर से भाग देना, मतलब अनुकूल बटे कुल, अनुकूल बटे कुल। इस टाइप से प्रायिकता निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हो रहा तो कमेंट में बताएं। अगर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और फिर से वही बात कहेंगे कि सपोर्ट करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग अपने साथ जुड़ सके यहाँ पे। तो सभी लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर ले। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आते हैं प्रायिकता के ऊपर। अब इसी के साथ में हम लोग अगला प्रश्न लेके आए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन से कुछ अलग है लेकिन है बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि वहां पे सिक्के की बात हो रही, यहाँ पे बात हो रही पासे की। लिखा है एक पासे को 2 बार फेंकने पर, यहाँ थोड़ा सा ये लिख देते हैं हम लोग, एक पासे को 2 बार फेंकने पर निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक पासा है, कितनी बार फेंका गया है, 2 बार। तो घटनाओं की प्रायिकता बताएं। अब घटनाएं क्या क्या ये देखें भाई, कि ई घटना है अंकों का योग 7 आने की घटना। पासे को 2 बार फेंका, तो 2 बार में जो अंक आ रहे हैं उनका योगफल कितना आने की घटना, भी 7 आने की घटना। और दूसरी घटना है अंकों का योग 9 आने की घटना। अब पीछे जो हमने पढ़ाया था कि कार्तीय गुणन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो पीछे हमने प्रतिदर्श समष्टि निकाल के बताया था कि अगर एक पासे को हम 2 बार फेंकते हैं, 2 बार फेंकने पर कुल अवयव कितने आते हैं, कुल अवयव कितने आते हैं। तो हमने कहा था कुल अवयव आते हैं 36। अब अगर वो 36 अवयव यहाँ पे हम लिखते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप सभी के लिए लिखेंगे फिर भी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5।
2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। इस टाइप से हम ये अवयव लिख लेंगे। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और यहाँ कुछ मिस हुआ है 1,6 भी लिख लेते हैं। यहाँ पे आगे आएगा हमारा 3,6 और 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। अब बात आती है 5 की, तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5 और ये 6 और आखिरी लाइन अपनी यहाँ पे 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे अवयव लिख लिया। लेकिन अगर यहीं पे पासा 3 बार फेंका गया होता तो वहां हम 216 अवयव नहीं लिखते, 216 केवल लिख लेते और फिर उनको समझते आगे। तो यहाँ पे अभी समझे सभी लोग कि प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयव NS बराबर कितना है 36। NS बराबर कितना आ गया 36। अब पहली घटना देखते हैं हम लोग। पहली घटना में क्या कर, अंकों का योग 7 आने की घटना, मतलब अगर अंकों को जोड़ा जाए तो उनका योगफल कितना हो जाए 7। तो देखते हुए अगर इनको हम जोड़ लें तो योगफल 7 आता है कि नहीं। जैसे 1 और 1 2, 7 नहीं आ रहा, 1 2 3, 7 नहीं आ रहा, 1 3 4 नहीं आ रहा है 7, और ऐसे 1,4, 1,5, 1,6, 1 और 6 को जोड़ने पर कितना आता है 7। तो हमने इसको लिख लिया है, 1 और 6 कितना हो गया 7। फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 इनमें 7 नहीं आता, लेकिन 2,5 मतलब 5 2 7, तो ये हो जाएगा 2,5। उसके बाद 2,6 8 हो जाएगा, 3,1, 3,2, 3,3 नहीं आएगा, 3,4, 3,4 में कितना आता है 7। फिर ऐसे ही 4,3, 4,3 में भी कितना आता है 7। फिर आगे ऐसे ही 5,2 इनमें भी कितना आता है 7, और ऐसे ही 6,1 इनमें भी कितना आता है 7। तो इस प्रकार से हम वो अवयव लिखेंगे जिनमें योगफल कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और बाकी अंकों को हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अवयव कितने हो गए हमारे पास, ये देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कुल अवयव हो गए कितने 6। तो लिख लिया हमने घटना ई के अवयव कितने हो गए 6। अब अगर हमसे कहा जाए कि ई की प्रायिकता, तो पीछे भी हमने बताया था अनुकूल बटे कुल, मतलब यन ई बटे में यन यस, यन ई बटे में यन यस। एन ई में कितने अवयव हैं 6 और एन एस में कितने अवयव हैं 36। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आंसर अपना आ जाएगा, पहली घटना की प्रायिकता कितनी हो गई 1/6, क्योंकि इसमें अवयव कितने थे भी 6। उम्मीद है सभी को घटना की प्रायिकता निकालना क्लियर हो रहा होगा और घटना के अवयव कैसे निकाले वो भी क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं घटना यफ की। तो यफ में देखते हैं कि यफ में क्या कह रहा है। यफ में कह रहा है कि अंकों का योगफल 9 आने की घटना। तो देखते हैं कि पहली लाइन में 1 से लेकर 6 तक कोई भी योगफल 9 नहीं होता, दूसरी लाइन में 2 से लेकर 6 तक कोई भी योगफल 9 नहीं होता, लेकिन तीसरी लाइन में 3,6 जो आता है वो 6 3 कितना हो जाएगा 9, 6 3 कितना हो जाएगा 9। आगे चल के 5,4 या फिर 4,5 इनका भी योगफल कितना होगा 9, और 5,4 का भी योगफल कितना होगा 9, और 6,3 का योगफल भी कितना होगा 9। लेकिन जो अवयव नहीं आ रहे उनको बिल्कुल भी नहीं लिखना, ध्यान रखें इतनी बात को। अब समझे कि यहाँ पे यफ में कुल कितने अवयव आए हैं 4, यफ में अवयव कितने आए हैं 4। तो अगर हमसे कहा जाए कि यफ की प्रायिकता ज्ञात करें तो पीएफ बराबर यहाँ पे क्या आएगा, पीएफ बराबर आएगा एन एफ बटे में एन एस। तो एफ में कितने अवयव हैं 4 और एस में कितने अवयव 36, तो इनको हम कैंसिल करेंगे तो 1/9। इस टाइप से हम लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं दोनों ही घटनाओं की। उम्मीद है सभी को घटना की प्रायिकता निकालना क्लियर हो रहा होगा, और प्रतिदर्श समष्टि का बहुत ही महत्व है, ये आपको अब क्लियर हो रहा होगा प्रतिदर्श समष्टि का कितना महत्व है इस क्वेश्चन में। तो प्रायिकता का टॉपिक जो बना हुआ है वो प्रतिदर्श समष्टि पे डिपेंड करता है। जो प्रतिदर्श समष्टि नहीं निकाल सकता वो प्रायिकता भी नहीं निकाल पाएगा, इतनी बात ध्यान रखें। तो सभी लोग नोट करें और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग वीडियो को देख सके और प्रायिकता टॉपिक पूरा कर सके। और कोई भी बच्चा वीडियो को आधा ना देखे, पूरा टॉपिक क्लियर करे तो अच्छा क्लियर होगा। अगर बीच में ही छोड़ते हैं तो ध्यान रखें कि टॉपिक उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा। तो पूरा अच्छी तरीके से देखें, उम्मीद है सभी को प्रायिकता अच्छी क्लियर कर पाएंगे।
तो यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न लेके आ चुके हैं। इस प्रश्न में हमने थोड़ा सा अलग किया है। अलग क्या है कि अभी तक एक सिक्का चल रहा था या फिर एक पासा, अब दोनों प्रश्नों को हमने इकट्ठा कर दिया है कि एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछाला जाता है। एक सिक्का है और एक क्या है, पासा, दोनों को एक साथ उछाला जाता है। तो घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पहली घटना क्या लिखी वो समझे सभी लोग। उससे पहले सभी लोग ये समझ ले कि एक पासा और एक सिक्का उछाला गया है, तो प्रतिदर्श समष्टि कैसे निकालें। अलग प्रश्न है, तो सब लोग अगर ध्यान से कार्तीय गुणन पढ़े हैं तो दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान दें, यहाँ प्रतिदर्श समष्टि का मतलब यस से है, और एक सिक्का उछालने पर सबको पता है दो अवयव मिलते हैं, हेड और टेल। क्रॉस कार्तीय गुणन करने वाले हम लोग, एक पासा फेंकने पर अवयव मिलते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे हमने लिख लिया हेड कॉमा टेल, 1 2 3 4 5 6। अब अगर इनका हम कार्तीय गुणन करते हैं तो सबसे पहले हेड का करेंगे फिर टेल का करेंगे, तो बनेगा h 1, फिर h 2, फिर h 3, h 4, h 5 और h 6। तो इस टाइप से हमने हेड का कार्तीय गुणन कर लिया। अब बात आती है टेल के कार्तीय गुणन की, मतलब टेल 1, टेल 2, फिर टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। तो इस टाइप से हमने कुल मिलाकर अवयव कितने निकाले, यहाँ पे 12 अवयव निकले हमारे हेड और टेल को मिलाकर। तो उम्मीद है सभी को ये प्रतिदर्श समष्टि क्लियर हो रहा होगा कि प्रतिदर्श समष्टि कैसे निकाला। एक सिक्का है, सिक्के पे हेड और टेल होता है, दो अवयव होते हैं, लिख लिया हमने समुच्चय के अंदर, और एक पासे पर 6 अवयव होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के, उनको लिख लिया। कार्तीय गुणन करने पे कितने अवयव हैं, 12। मतलब यहाँ पे यन यस बराबर अवयव कितने हो गए, 12 अवयव। तो कुल अवयव कितने हो गए, 12। अब एक एक करके घटना समझते हैं हम लोग। पहली घटना क्या है, पहली घटना है हेड तथा विषम अंक आने की घटना। पहली घटना क्या है, हेड तथा विषम अंक। देखो हेड तो सभी में आ रहा है, 6 अवयव में हेड आ रहा है, लेकिन उनमें से विषम अंक मतलब हेड 1 कैसा होता है, विषम। हेड 2 नहीं, क्योंकि 2 सम होता है। उसके बाद हेड 3, क्योंकि ये भी कैसा होता है, विषम। और हेड 5 ये भी कैसा होता है, विषम। अब केवल कितने अवयव आए, 3, क्योंकि केवल हेड की बात कर रहा है, टेल की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ दिख रहा है कि इस घटना में जो अवयव आए हैं वो कितने आए हैं, 3 अवयव। कितने आए हुए हैं, 3, मतलब हेड 1, हेड 3, हेड 5। तो अगर हमसे कहा जाए कि घटना ई की प्रायिकता निकालें, तो इसके लिए फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, अनुकूल बटे कुल, मतलब यन ई और बटे में यन यस। तो यन ई में कितने अवयव आए हुए हैं, 3, और यन यस में कितने अवयव आए हुए हैं, यहाँ पे 12। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 4 बार, 3 एकम 3, 3 चौकू 12, बनेगा 1/4। मतलब पीई जो आई है वो कितनी आ गई, 1/4। अब बात करते हैं दूसरी घटना की हम लोग। यफ घटना में क्या हुआ, टेल तथा 3 का गुणज, मतलब टेल तो आना ही है, साथ में 3 का गुणज, मतलब जो नंबर 3 के पहाड़े में आता हो केवल उसी को लिखना है। तो क्या कहेंगे, टेल 1, यहां से स्टार्ट, टेल 1 नहीं हो क्योंकि 1 3 का गुणज नहीं होता है, 2 भी नहीं, लेकिन हाँ टी 3 आएगा, क्योंकि टी 3 तो 3 का मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणज होता है। तो t 4 नहीं, t 5 नहीं, लेकिन t 6 होगा, क्योंकि जो 6 होता है वो 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अवयव कितने हो गए हमारे पास, 2। तो उम्मीद है सभी लोग समझ रहे होंगे कि 3 का गुणज मतलब जो नंबर 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 6 अवयव हो गए 2 हमारे पास। अब अगर हमसे पूछा जाए कि प्रायिकता क्या होगी इसकी, तो प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग कहेंगे यन यफ बटे में यन यस। तो यहाँ पे एन एफ कितना है, 2, एन एस कितना है, 12, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1/6। तो इस टाइप से हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये सही लिख देते हैं, 3/12। सब लोग समझ गए होंगे कि काटना खुद है, तो सब लोग काट भी सकते हैं इसे। तो उम्मीद है सभी को प्रायिकता का टॉपिक अच्छे से भी क्लियर हो रहा होगा। अभी केवल स्टार्टिंग है, हमने बेस क्लियर किया हुआ है। अगर बेस बन जाता है तो आगे चल के जो अच्छे प्रश्न होंगे वो भी अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। और सभी लोग देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये प्रश्न भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो अगर ये भी आप करना सीख गए तो बहुत बड़ी बात है। इतना नोट करें, और उसके बाद में हम होमवर्क की बात करेंगे। होमवर्क में 1 या 2 क्वेश्चन जो भी बन पाते हैं वो हम देंगे यहाँ पे, और सभी लोग उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में जरूर दें कि उनकी प्रायिकता क्या होगी। तो पहले नोट करिए।
और इसी के साथ में हम होमवर्क लेकर आए हैं 2 क्वेश्चंस का जो दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है और दूसरा प्रश्न क्या है। सबसे पहले सुन लें सभी लोग कि जो प्रश्न होमवर्क में दिए जाते हैं ऑफलाइन क्लास के बच्चे सभी लोग करके उन्हें चेक कराएं, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो इनका आंसर कमेंट में निकाल के दें। ऐसा नहीं कि पूरा प्रश्न आप मेरे पास भेज सकते, लेकिन प्रश्न का उत्तर तो सॉल्व करने के बाद भेज ही सकते हैं। तो सभी लोग करें और उसके बाद कमेंट में इनका आंसर भी दिया करें। अब यहाँ देखें कि पहला प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहली घटना क्या है? 2 हेड आने की घटना। दूसरी घटना 1 हेड व 1 टेल आने की घटना। और तीसरी घटना है 2 टेल आने की घटना। तो इस तरह से हमने पहला प्रश्न बना दिया कि एक सिक्के को हमने कितनी बार उछाला है? 2 बार। तो पहली घटना 2 हेड आने की घटना, दूसरी घटना 1 हेड और 1 टेल आने की घटना, और तीसरी 2 टेल आने की घटना। इस टाइप से करना है। तो अगर प्रतिदर्श समस्या अच्छे से क्लियर किया है, कार्तीय गुणन कंफर्म किया है, तो इनमें दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न क्या है? एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहली घटना है अंकों का योग 10 आने की घटना, और दूसरी घटना है अंकों का योग 10 से अधिक। 10 से अधिक का मतलब या तो 11 या फिर कितना आएगा? 12 आने की घटना। तो इन सभी घटनाओं की प्रायिकता अच्छे से ज्ञात करें। सभी लोग कमेंट में आंसर दें, और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे मेरे साथ जुड़ सकें और वीडियो का आनंद ले सके, और जो भी टॉपिक चल रहा है उसे अच्छे से कंफर्म कर सके और सपोर्ट करते रहे, ताकि धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ते रहे। आगे चलकर बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं। अगर आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे चलकर इतने अच्छे टॉपिक दिए जाएंगे कि जो भी क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं उस क्लास में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नोट कर लें होमवर्क।